हम आपको बताने जा रहे हैं 1988 में बनी फिल्म क़यामत से क़यामत तक की कहानी। ये एक बेहद ही रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म थी। इस फिल्म का निर्देशन मंसूर खान ने किया। ये एक संगीतमय फिल्म थी। इस फिल्म का निर्माण नाज़िर हुसैन ने किया और इस फिल्म की कहानी भी नाज़िर हुसैन ने ही तैयार किया था। इस फिल्म में मुख्य हीरो आमिर खान और जूही चावला अभिनेत्री थीं। फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद ने तैयार किया और गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने। फिल्म क़यामत से क़यामत तक दो व्यक्तियों की कहानी है। उनके प्यार में पड़ने, भाग जाने और उसके बाद के सफ़र को बयान करती है फिल्म क़यामत से क़यामत तक। फिल्म का निर्माण, जैसा कि मैंने कहा, नाज़िर हुसैन ने किया और फिल्म क़यामत से क़यामत तक का छायांकन किरण देवहंस ने किया। संपादित जफ़र सुल्तान ने किया और ये फिल्म 29 अप्रैल 1988 को रिलीज हुई। 163 मिनट की फिल्म थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 50 मिलियन से की कमाई की। ये फिल्म 1988 को रिलीज होकर और इसने अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए। हालांकि इस फिल्म के वो गीत सबसे हिट रहा जो उदित नारायण ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, ये गाना उन्होंने इस फिल्म में गाया जो बेहद मकबूल हुआ और हर तरफ ये गाना बजा। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है ठाकुर जसवंत और धनराज से। दोनों भाई धनकपुर गांव में किसान हैं। उनकी छोटी बहन मधु को एक धनी राजपूत परिवार के मुखिया ठाकुर रघुवीर सिंह के छोटे बेटे रतन ने गर्भवती कर दिया और फिर उसे छोड़ दिया। परिवार मधु की शादी रतन से करने से इनकार कर देता है, जिसकी सगाई किसी और लड़की से हो चुकी है, क्योंकि रतन जसवंत के दावों से इनकार करता है। हालांकि बाद में उसकी मां रघुवीर को बताती है कि उसने कुछ समय पहले मधु को घर के बाहर चुपके से रतन से उसके पिता होने के बारे में बात कहते सुना था और उससे शादी के लिए राजी होने की विनती करती है। वह तुरंत मना कर देता है और कहता है कि एक अविवाहित गर्भवती लड़की उनकी बहू बनकर उनके परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल कर देगी। जसवंत गांव छोड़कर परिवार का खेत बेचने और दिल्ली जाने की योजना बनाता है, जहां उसकी दूसरी बहन पार्वती अपने पति भगवान दास और बेटे श्याम के साथ रहती है। उसे एहसास होता है कि मधु के प्रेमी की किसी और से शादी करने से उनके परिवार को कितनी शर्मिंदगी और अपमान का सामना करना पड़ेगा, खासकर जब उसने मधु को प्रेग्नेंट कर दिया था। अपने प्रेमी को खोने और इससे परिवार की बदनामी से दुखी होकर मधु आत्महत्या कर लेती है और निराश होकर धनराज रतन की शादी में उसका शव ले जाता है और उसे मार डालता है। उसे जेल हो जाती है और दोनों परिवार दुश्मन बन जाते हैं। जसवंत धनराज की पत्नी सरोज और बेटे राज के साथ पार्वती के दिल्ली स्थित घर में रहने आता है। वो भगवान दास के साथ मिलकर कपड़ों का व्यवसाय करता है और राज के पालन पोषण में भी मदद करता है। 14 साल बाद धनराज जेल से रिहा होता है और उसे अपने बेटे राज का एक पत्र मिलता है, जो एक उत्साही संगीत प्रेमी है और जिसने राजपूत कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी की है। वह राज की कॉलेज की विदाई पार्टी में चुपके से पहुंच जाता है और उसे अपने सपने पूरे होते देखकर खुश होता है। पार्टी के बाद राज और उसका चचेरा भाई श्याम, जिसने भी वहीं से स्नातक किया था, उससे मिलते हैं और उसे घर ले आते हैं, जहां परिवार के बाकी सदस्यों से उसका भावनात्मक मिलन होता है। राज, श्याम और धनराज फिर भगवान दास और जसवंत के व्यवसाय में शामिल हो जाते हैं, उनकी सफलता को आगे बढ़ाते हैं। भाग्य के एक मोड़ में राज श्याम के साथ रघुवीर के बड़े बेटे
ठाकुर रणधीर सिंह के खिलाफ व्यापारिक मुकदमा दायर करने के लिए धनकपुर जाता है। घर लौटते समय वह रणधीर की खूबसूरत बेटी रश्मि की ओर आकर्षित हो जाता है। वह अनिच्छुक श्याम के साथ उस रात उसकी जन्मदिन की पार्टी में उसे देखने के लिए चुपके से जाता है। वह रूप सिंह के रूप में प्रस्तुत होता है, जो रणधीर के दोस्त ठाकुर प्रताप सिंह का बेटा है, जिससे वह उसकी शादी कराना चाहता है। लंबे समय के बाद रणधीर को देखकर खुश होने के बाद राज अनिच्छा से उससे मिलता है। जब असली रूप सिंह आता है तो रणधीर इस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है, और यही वो समय होता है जब राज और श्याम रणधीर के गुस्से के कारण भाग जाते हैं। फिर उसे अपने मैनेजर से पता चलता है कि वह धनराज का बेटा था, जो उसके खिलाफ व्यापारिक मामला दर्ज कराने आया था। राज और रश्मि एक बार फिर हॉलीडे स्पॉट पर मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। राज को उसके परिवार के बारे में पता चलता है, लेकिन वो उसे सच नहीं बता पाता। श्याम, धनराज और सरोज के साथ खाना खाने के बाद रश्मि धनराज को बतलाती है कि वह ठाकुर रणधीर सिंह की बेटी है, और धनकपुर में से निराश होकर वह कबूल करता है कि उसने उसके चाचा रतन की हत्या की है। दुखी होकर वह राज एक दूसरे को भावुक विदाई देते हैं। जब राज स्वीकार करता है कि बहुत पहले उसकी पहचान जानने के बाद उसने उसे भूलने की कोशिश की थी, लेकिन वो उससे बेइंतहा प्यार करता है, जिससे राज को गहरा सदमा पहुंचता है। दिल्ली वापस आकर वे छुप छुप कर मिलते रहते हैं, जबकि राज अनिच्छा से अपने परिवार से वादा करता है जब वे उससे किसी दुश्मन से प्यार करने के बारे में पूछेंगे तो वो उसे भूल जाएगा। रणधीर को उनके रिश्ते का पता तब चलता है जब उन्हें उसके कॉलेज में साथ देखता है, और एक दिन उनके घर पर एक फ़ोन कॉल सुनता है। फिर वह रूप सिंह से उसकी शादी तय करता है। जसवंत सरोज और पार्वती को उनके घर पर चेतावनी देता है कि अगर राज ने उसे दोबारा देखने की कोशिश की तो उसे मार डालेगा। जसवंत राज से इस बारे में बात करता है और धनराज को कुछ न बताने पर राजी हो जाता है, क्योंकि राज झूठ बोलता है। वह रश्मि से सिर्फ उनके प्यार को ख़त्म करने के मिला था। रणधीर जब उसे चेतावनी देता है तो वो उसे पीटता है और घर से निकाल देता है। राज और उसके पिता को एहसास होता है चाहे कुछ भी हो जाए, वे दोनों प्रेमियों को अलग नहीं कर सकते। रश्मि के रूप से सगाई होने पर राज का दिल टूट जाता है और वो अपने दुश्मन से प्यार करने की शर्मिंदगी से अपने पिता की बाहों में रोता है। हालांकि अपनी दोस्त कविता की मदद से रश्मि घर छोड़ देती है और श्याम की मदद से राज उसके साथ भागने की तैयारी करता है। राज और रश्मि अपने परिवारों को लेकर भाग जाते हैं और साथ में एक सुखद जीवन का सपना देखते हैं। वे एक वीरान किले में रहते हैं, अपने स्वर्ग में खुश रहते हैं। गुस्से में रणधीर अखबारों में राज की तस्वीर छपवाता है और उसे ढूंढ निकालने पर भारी इनाम देने की पेशकश करता है, लेकिन रश्मि का नाम नहीं बताता, यह सोचकर कि उनके परिवार की बदनामी होगी। धनराज उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने राज की तस्वीर देखने के बाद उसे नुकसान पहुंचाया तो वो बेमन से पहले जैसा हत्यारा बन जाएगा। जब रणधीर को उनके ठिकाने का पता चलता है तो वो उसका साला और उसका भतीजा बलवंत राज को मारने के लिए हत्यारों के लिए किराए पर लेते हैं। यह सुनकर कि उसकी माँ राज के घर जाती है और उसके परिवार से दोनों प्रेमी जोड़ों को बचाने की विनती करती है। राज उनके घर के लिए लड़की लाने के लिए निकल जाता है। रणधीर अपने साले बलवंत और हत्यारों के साथ पहुंचता है। वे उन्हें राज को मारने के लिए भेजते हैं। राज के दूर रहने के दौरान रणधीर रश्मि से मिलता है और उसे विश्वास दिलाता है कि उसने उसके प्यार को स्वीकार कर लिया है और उन्हें घर ले जाने आया है। रणधीर की बातों से रश्मि बहुत खुश होती है, पर सच्चाई से अनजान राज का पीछा गुंडे करते हैं। धनराज जसवंत, श्याम और रणधीर की मां के साथ किले में पहुंचता है और राज के बारे में पूछता है कि रश्मि यह सुनिश्चित करने के लिए निकल पड़ती है कि राज ठीक है। उसे गोली लगने ही वाली होती है कि गुंडे रश्मि को 2 गोली मार देते हैं और वह राज की बाहों में दम तोड़ देती है, जिससे राज टूट जाता है और दुखी हो जाता है। राज खुद को चाकू मारकर आत्महत्या कर लेता है और रश्मि के बगल में ही दम तोड़ देता है।
फिल्म के आखिरी दृश्य में दोनों परिवार उनकी ओर दौड़ते हैं। प्रेमी युगल का साथ है, कभी अलग नहीं होते। जैसे ही सूरज उनके पीछे डूबता है और फिल्म कयामत से कयामत तक का समापन हो जाता है। फिल्म कयामत से कयामत तक एक दुखान लव स्टोरी फिल्म थी और ये फिल्म उस समय बेहद मकबूल हुआ था। 1988 में फिल्म रिलीज हुआ। इस फिल्म में सभी किरदारों की बात करें तो राजवीर राज सिंह के रूप में आमिर खान थे और युवा राज के रूप में इमरान खान, जूही चावला रश्मि सिंह का किरदार निभाई और रणधीर सिंह के रूप में गोगा कपूर रश्मि के पिता बने। धनराज सिंह के रूप में दिलीप ताहिल राजा के पिता बने। धर्मपाल सिंह के रूप में रविंद्र कपूर और आशा शर्मा सरस्वती सिंह का किरदार निभाई और आलोकनाथ जसवंत सिंह राजा के चाचा बने। श्याम प्रकाश के रूप में राजेंद्र नाथ जोशी थे और कविता भालोटिया के रूप में शहनाज कुड़िया और चारुशीला पार्वती शर्मा बनी। सरोज कुरंदर के रूप में बीना बनर्जी ने किरदार निभाया और कमला सिंह के रूप में रीमा लागू रश्मि की मां बनी। इंदुमती देवी के रूप में नंदिता ठाकुर ने किरदार निभाया और भगवान दास कुमार के रूप में अहमद खान थे। सीमावाज मधुमती के रूप में थी और रतन सिंह के रूप में अर्जुन मधुमती का पूर्व प्रेमी। वकील बिहारी लाल के रूप में अजीत वाचानी, यूनुस परवेज ट्रक ड्राइवर के रूप में, बीजू खोटे मानसी का किरदार निभाए और रघुवीर सिंह के रूप में अरुण माथुर रतन के पिता बने। शहजादा खान पठान दोस्त शाहिद खान के रूप में दिखाई दिए और मुकेश पठान दोस्त हामिद का किरदार निभाए और मकरंद देशपांडे बाबा और बाबा के दोस्त के रूप में यतीन कार्यकर ने किरदार निभाया। फैसल खान बाबा के दोस्त बने और बलवंत सिंह के रूप में शिव रिंदानी ने किरदार निभाया। पापा कहते हैं इस गाने में रीना दत्ता की विशेष उपस्थिति थी और ब्रिज गोपाल हत्यारे के रूप में शामिल हुए थे। फिल्म कयामत से कयामत तक, इस फिल्म में नाजिर हुसैन के बेटे मंसूर खान ने इस फिल्म का निर्देशन किया और इस फिल्म में मंसूर के चचेरे भाई आमिर खान ने अभिनय किया और यही वो फिल्म थी जब हिंदी सिनेमा में आमिर खान की पहली फिल्म थी ये। और एक तरफा प्रेम और पारिवारिक विरोध की कहानी को कहती है फिल्म कयामत से कयामत तक। फिल्म में गीत संगीत की बात करें तो इस फिल्म का गीत संगीत भी बेहद मकबूल हुआ था। फिल्म में गीत संगीत की बात करें तो आनंद मिलिंद की जोड़ी ने इस फिल्म के गीत में अपना संगीत तैयार किया और मजरूह सुल्तानपुरी ने सभी गीतों को लिखा। इसमें खास तौर पर उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ दी। इस फिल्म में कई गीत थे, जैसे कि हम बात करें पापा कहते हैं उदित नारायण ने गाया और ए मेरे हम सफ़र ये उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया। अकेले हैं तो क्या गम है उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया। गजब काहे थी उदित नारायण और अलका याग्निक ने कहा। काहे सताए अलका याग्निक। पापा कहते हैं दुखान गीत उदित नारायण ने गाया। तो फिल्म कयामत से कयामत की कहानी हमने बताया आपको और ये आमिर खान की पहली फिल्म थी और ये फिल्म आपने ज़रूर देखी होगी और इस फिल्म के सारे गाने तो सुने ही होंगे। तो आप दोबारा देखना चाहते हैं इस फिल्म को तो आपको ये फिल्म आसानी से मिल जाएगा यूट्यूब पर, आप ज़रूर देखें।